फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इसके पहले 6 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप होम साइंस से रिलेटेड किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक नेट, JRF, TGT, PGT या और भी कोई अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब के लिए ये जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपको हेल्पफुल होंगे। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड ये है यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्विज होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप फ्री में क्विज को अटेंड कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ से भी आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के पेज पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे वीडियो के। एंड यूट्यूब की सारी वीडियोस फ्री में आपको अवेलेबल है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद बालवाड़ी टाइप ऑफ प्री स्कूल प्रोग्राम। देखो सबसे पहले कुछ टर्म है क्या, प्री स्कूल प्रोग्राम। प्री स्कूल एज ग्रुप कौन सा होता है, 3 to 6 ईयर। तो ये किसने कॉन्सेप्ट दिया था कि जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं इनको प्री स्कूल प्रोग्राम में उनको एडमिट कराया जाए। यहाँ से एक्टिवली करिकुलम जो भी गेम्स हो रहे हैं या और कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इससे उनका मोटर डेवलपमेंट होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट दिया था ताराबाई मोदक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्जॉर्बेंट माइंड इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फिलोसफी ऑफ लर्निंग। उन्होंने किसने कहा है कि जब हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं या उनको हम कुछ याद करा रहे हैं तो उसमें ये जो कॉन्सेप्ट हम बच्चों को समझा रहे हैं वो उनको अच्छे से समझाया जाए, ना कि उनको रटाई जाए कोई चीज़। अगर हम उनको कुछ सिखा रहे हैं तो उनको रटाने से बेहतर है कि उनको चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करके समझाया जाए। तो ये वाले कॉन्सेप्ट पे फोकस किसने किया था, तो इस पर फोकस किया था मारिया मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड। जो वर्ड है कम्युनिकेशन, इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, ये कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड कम्युनस एंड कम्युनिकेट। तो ये कम्युनस और कम्युनिकेट वर्ड है, इससे ये जो इंग्लिश में वर्ड निकाला गया है कम्युनिकेशन। तो उसको ये एक दो बार नेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट है, जो हम अपने बारे में सोचते हैं, विच इन्फ्लुएंसेस अवर कम्युनिकेशन बिहेवियर, जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इज़ डेवलप ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उस सेल्फ कॉन्सेप्ट्स के जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम जो बिहेवियर करते हैं, हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को कौन अफेक्ट करता है, क्या फैक्टर्स हैं वो। तो ऑप्शन क्या है, कल्चर, ट्रेडिशन, सेल्फ इवेल्युएशन, सोशल रोल्स या सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जो फैक्टर हैं जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस क्या हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हमारे सोसाइटी में रोल्स कैसे हैं, मीन्स कोई लड़की है उसका रोल क्या है, लड़का है तो उसका रोल क्या है, छोटे बच्चे हैं उनके रोल्स क्या हैं। तो ये मीन्स सोसाइटी में सबके रोल्स अलग अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं और वहीं से हमारा जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। तो इससे पहले बताएं कि जो एमिनो एसिड हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल एमिनो एसिड, दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल मीन्स जो चीज़ें ज़रूरी हैं, बोलते हैं ना एसेंशियल जो या फिर नेसेसरी चीज़ें जो हमें बहुत ज़रूरी हैं। अब हमें ज़रूरी हैं तो हम कहीं ना कहीं से उनको लेंगे ज़रूर। इसी हिसाब से जो एसेंशियल एमिनो एसिड है ये ज़रूरी हैं हमें, तो हम इनको कहाँ से लेंगे, हम इनको खाने से लेंगे। तो जो हम डाइट ले रहे हैं उनमें से जो हमको एमिनो एसिड्स मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड। दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। नॉन मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जो ऐसे एमिनो एसिड्स जिनको हमारी बॉडी अपने आप फॉर्म कर लेती है, जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल जो हमको बाहर खाने से लेने पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं एसेंशियल, जो हमारी बॉडी में ही बन जाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पे पूछा गया है नॉन एसेंशियल एमिनो को मीन्स पूछा कि एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है। अब एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है तो क्या होगा, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होगा, तो वो है एलानाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिकॉर्ड ऑफ फूड स्टोर इन्वेंट्री इज केप्ट इन।
जो फूड स्टोर है वहाँ पे कितना फूड हम ले रहे हैं, कितना हमने स्टोर मतलब कितना परचेज किया, कितना बिक रहा है, या जो भी हमारा फूड को स्टोर करने का सिस्टम है, हम फूड को कैसे रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, तो इसको हम कहाँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो एक स्टॉक रजिस्टर होता है जिसमें सारा एंट्रीज की जाती हैं कि कितना फूड हमने ऑर्डर किया, कितना हमको रिसीव हुआ, कितना हमने यहाँ से बेचा, ये सब वो होता है स्टॉक रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फैट्स इन ह्यूमन बॉडी। जो भी हम फूड ले रहे हैं, फूड में जो फैट है वो फैट हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है, तो उसके डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो वो है लाइपेज। जो लाइपेज है ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे एक टर्म और दिया हुआ है रेनिन, तो बताना है आपको ये रेनिन किस एज ग्रुप के बच्चों, किस एज ग्रुप के लिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिंट आ गया, बट किस एज ग्रुप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन क्या काम करता है, रेनिन क्या वर्क क्या है, ये आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि रेनिन का काम क्या है और ये किसके लिए ज़रूरी है, मीन्स इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें फैट की डाइजेस्टिबिलिटी के लिए तो लाइपेज एंजाइम जो है ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और रेनिन का फंक्शन क्या है, रेनिन का वर्क क्या है और किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको देना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग पीपल सेंटर देयर थिंकिंग अराउंड देमसेल्फ। हमने पियाजे की एक थ्योरी में पढ़ा है 2 to 7 एज ग्रुप में कि जो बच्चे अपने बारे में सोचते हैं या अपने से रिलेटेड चीज़ें सोचते हैं या अपने आसपास में ही सोचते हैं, जिस सेल्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं, एक ईगो, एक सेंटर पे सोच रहे हैं, इगोइस्टिक उनकी थिंकिंग है, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ मोरालिटी आर, मीन्स मोरालिटी मीन्स हमारी जो मोरल वैल्यूज़ है, तो मोरल वैल्यूज़ के कंपोनेंट क्या है, घटक क्या है। आप कैसे बोलोगे कि किसी को भी कि जो उसकी वैल्यूज़ हैं, ये मोरल वैल्यूज़ हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, तो क्या उसका बिहेवियर आप देखोगे कि बिहेव कैसे कर रहा है, उसके आप कॉग्निटिव मेंटल एबिलिटीज़ देखोगे, वो चीज़ों को कैसे देखते हैं, चीज़ों को कैसे समझ रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे इमोशनल कनेक्शन, लोगों के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट कैसा है, इमोशनल कनेक्शन कैसा है, तो ये सब आते हैं मोरालिटी कंपोनेंट्स। तो ऑल ऑफ दिस जो है ये इसका ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीज़न। असर्शन क्या दे रखा है, जो टेक्सचर्ड यार्न्स आर नॉट प्रोन टू स्नैगिंग। तो एक बात और देखिए, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है अगर उसमें नॉट लगा दिया है स्पेशली, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये फॉल्स ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और हमने क्या देखा है, टेक्सचर्ड यार्न। टेक्सचर्ड यार्न मीन्स जो बनावटी यार्न है, जो डिज़ाइनर यार्न है। जो डिज़ाइनर यार्न है ये बहुत जल्दी उलझते हैं, या हम बोलते हैं कि ये हमारे जो नॉर्मल यार्न है जिसमें हमने उनसे वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं और उलझते बहुत जल्दी हैं, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे क्या बोला है कि उलझते नहीं हैं, तो ये गलत है। जो टेक्सचर्ड यार्न है बहुत जल्दी उलझते हैं। लेस सरफेस एरिया इज़ अवेलेबल टू कॉन्टैक्ट रफ और साफ ऑब्जेक्ट्स, तो ये भी गलत है। इनके लिए ऐसा नहीं है कि इनको कम जगह मिल रही है या एक दूसरे ऑब्जेक्ट से ये उलझते नहीं हैं, तो नहीं, ये दोनों यहाँ पे असर्शन और रीज़न दोनों गलत हैं। अगर टेक्सचर्ड यार्न है तो ये बहुत जल्दी उलझता है, इसमें ज़रा सा भी कुछ लग गया तो ये यार्न्स जो हैं ये उलझ जाते हैं। तो बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड इन फैक्ट इट इज़ ट्रू द रिसर्चर्स इज कमिटिंग। देखो, अगर नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू थी बट रिसर्चर ने गलती से उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या है, ये है टाइप 1 एरर। और जब नल हाइपोथेसिस गलत थी बट रिसर्चर ने उसको गलती से एक्सेप्ट कर लिया, तब ये हो जाएगी टाइप 2 एरर। अब यहाँ से जो है, यहाँ पे क्या दिया गया है, जो रिसर्चर है उसने जो ट्रू नल हाइपोथेसिस थी उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगी टाइप 1 एरर। कई बार पूछता है कि जो टाइप 1 एरर है और जो टाइप 2 एरर है दोनों में डेंजरस, ज़्यादा खतरनाक कौन सी है। तो सिंपल सी बात है, अगर सही चीज़ है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा कि आपने तो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है गया। अब टाइप 2 एरर जिसमें हमारी हाइपोथेसिस गलत है बट आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, मीन्स जब चीज़ हाइपोथेसिस गलत है उसके आगे रिसर्च जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी गलत आएंगे। मीन्स जब गलत चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे तो उसके रिजल्ट्स भी तो गलत आएंगे। सिंपल सी बात है, टाइप 2 एरर जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। ये और ये क्वेश्चन कई बार नेट के एग्जाम में पूछा गया है कि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर दोनों में ज़्यादा डेंजरस कौन सी है। तो टाइप 2 एरर जो है ये ज़्यादा डेंजरस है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि
ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिसर्चर ने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, तो ये हो जाएगी टाइप 1 एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाई, तो ह्यूमन डेवलपमेंट किससे अफेक्ट होता है, तो लर्निंग और मैचुरेशन, ये लर्निंग और मैचुरेशन दोनों के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अफेक्ट होता है। क्वेश्चन आपके लिए क्या था कि रेनिन का वर्क क्या है और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये आंसर करना है कमेंट सेक्शन में कि रेनिन का वर्क क्या है और ये किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थॉर्नडाइक्स लॉ, थॉर्नडाइक ने बिहेवियर थ्योरी दी है और उस थ्योरी में उन्होंने कितने लॉ दिए हैं, तो इन्होंने उसमें 3 लॉज दिए हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। ये तीनों जो लॉ हैं ये थॉर्नडाइक ने दिए हैं। उन्होंने क्या बताया है कि जैसे उन्होंने बोला कि एक छोटा बच्चा है वो स्कूल उसको भेजना है, तो उसमें रेडीनेस है कि नहीं, मीन्स लॉ ऑफ रेडीनेस, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है या नहीं है, और उसको कुछ काम दिया जा रहा है, उसको होमवर्क दिया जा रहा है, तो वो एक्सरसाइज करने के लिए रेडी है या नहीं। उसके बाद लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, और अगर बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं था उसके बाद भी आपने उसको स्कूल भेजा तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है उसके ऊपर। उसका जैसे कोई बच्चा छोटा बच्चा है उसको स्कूल ज़बरदस्ती भेज दिया, उसको जाने का मन नहीं था, तो वहाँ से क्या है उसमें जो उसका कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। तो यही थॉर्नडाइक ने बताया है कि बिहेवियर थ्योरी में बताया है कि रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, तीनों जो ये चीज़ें ज़रूरी हैं और ये दिया है थॉर्नडाइक ने, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन मूवमेंट क्रिएट्स, जो लाइन का मूवमेंट, अगर लाइन का हम बात करें मूवमेंट तो क्या क्रिएट करते हैं, रिदम या कन्फ्यूज़न। तो हमने पढ़ा है कि हमने रिदम में पढ़ा है ना ट्रांजिशन, रेडिएशन, तो ये ऐसे अगर हम लाइन कर रहे हैं तो ये एक रिदम बन रहा है, ठीक है। एक मूवमेंट में जब लाइन एक मूवमेंट में लाइन हम कर रहे हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में कर रहे हैं तो ये रिदम बन रहा है। यही लाइन तो यही है, इसको हम किधर भी मोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो लाइन मूवमेंट, अगर लाइन को हम प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं तो ये हमको रिदम देंगी, और जब हम इनको लाइंस का जो प्रिंसिपल है कैसे इनको यूज़ करना है, क्या करना है, अगर वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको कैसे भी यूज़ कर रहे हैं तो ये, और ओवर अगर हम उनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो 1 और 2 लाइन जो मूवमेंट से रिदम भी आता है और कन्फ्यूज़न भी आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ FAS, FAS का फुल फॉर्म क्या है, फीटस एडल्ट स्टेज, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, फीटल एक्सीडेंट स्ट्रेस, नन ऑफ दीज। तो FAS के अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। ये फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है, जब एट अ टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जब मदर बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर लेती है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल मीन्स लेती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है फीटस पे, जो ग्रोइंग फीटस है उसमें कुछ इम्पेयरमेंट्स आ जाते हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एंड रेनिन का वर्क क्या है, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।